इसमें जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है डेब्ट फंड कैटेगरी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होते हैं या जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है। मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे 1 साल बाद में 10 लाख रुपए लौटा दूंगा, तो मुझे आज 10 लाख रुपए दे दे। तो क्या बैंक उसको पैसे दे देगा? नहीं देगा। वो तब तक उसको पैसे नहीं करेंगे। देखो, म्यूचुअल फंड है, उसको सेबी ने 5 ब्रॉडर कैटेगरी में बाँटा था। पहली ब्रॉडर कैटेगरी थी इक्विटी फंड कैटेगरी, दूसरी ब्रॉडर कैटेगरी थी डेब्ट फंड कैटेगरी, तीसरी ब्रॉडर कैटेगरी थी हाइब्रिड फंड कैटेगरी और चौथी ब्रॉडर कैटेगरी थी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड कैटेगरी और पांचवी ब्रॉडर कैटेगरी थी अदर्स फंड। अब ये जो 5 ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है डेब्ट फंड कैटेगरी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर डेब्ट फंड कैटेगरी क्या है, इसे सेबी ने क्यों क्लासिफाई करा। तो डेब्ट फंड कैटेगरी के बारे में जानने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता हो, क्योंकि ये चीज़ें पहले जानना ज़रूरी है, तभी आपको डेब्ट फंड कैटेगरी के बारे में पता चलेगा कि आखिर डेब्ट फंड कैटेगरी क्या होती है। तो देखो, डेब्ट फंड जो कैटेगरी होती है वो जो सिक्योरिटी होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होते हैं या जो सिक्योरिटी होती है, वो क्या होती हैं। तो देखो, हमारे देश में यदि एक किसान है, उसको यदि पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा? यदि वो बैंक के पास जाए और वो बैंक को बोले कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे 1 साल बाद में 10 लाख रुपए लौटा दूँगा, तू मुझे आज 10 लाख रुपए दे दे। तो क्या बैंक उसको पैसे दे देगा? नहीं देगा। वो तब तक उसको पैसे नहीं देगा, तब तक बदले में उसे कोई न कोई वो सिक्योरिटी नहीं देता है। वो उसे या तो कोई ज़मीन नाम नहीं करवाता है या कुछ और गोल्ड वग़ैरह नहीं देता है, तब तक वो बैंक किसान को कोई भी पैसा नहीं देगा। और जैसे ही किसान अपनी ज़मीन को बैंक के नाम कर देता है, तब बैंक उसको पैसे दे देता है और वो जो किसान है, वो हर महीने या हर साल बैंक को कुछ न कुछ ब्याज देता है। तो इस तरह से किसान को लोन मिलता है, पैसे मिलते हैं और बदले में वो बैंक को ब्याज भी देता है। लेकिन ये तो हो गए एक इंडिविजुअल इंसान, एक आम इंसान, एक किसान हो गया, एक व्यापारी हो गया, एक नॉर्मल परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो इंसान हैं, ये हो गए वो। लेकिन मान लो यदि कोई कंपनी है, कोई बड़ा बिज़नेस है, कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, प्राइवेट कंपनियाँ हो गई, पब्लिक कंपनियाँ हो गई, गवर्नमेंट हो गई, तो इनको भी तो शायद पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। बैंक है, उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसका बैंक में थोड़ा-सी शॉर्टेज आ जाए पैसों की और उसके पास लोन लेने वाले आ रहे हों, तो उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। एनबीएफसी है, उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। गवर्नमेंट है, तो उनको तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सारी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड, सड़क सब कुछ ये बनाते हैं, तो उनको भी पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। पब्लिक कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये भी अपना बिज़नेस फैलाना चाहती हैं, तो इनको भी पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है। तो जब इन इंस्टीट्यूशंस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब ये क्या करती हैं? देखो, मार्केट में 2 तरह की सिक्योरिटी होती है। एक तो होती है मनी मार्केट सिक्योरिटी और एक होती है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। तो देखो, मनी मार्केट जो सिक्योरिटी होती है, वो उसकी जो टाइम लिमिट है वो 1 साल की होती है और जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी होती है, उसकी जो टाइम लिमिट है वो अनलिमिटेड होती है, वो 1 साल से ज़्यादा की होती है। तो अब ये जो सिक्योरिटी है, उसी को हम एक तरह से वचन कह सकते हैं। वचन कैसे? कि जैसे किसान बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए और वो उसको वचन देता है कि मैं तुझे 10 लाख रुपए लौटा दूँगा, तो बैंक उसको पैसे नहीं देता है। लेकिन इसी की जगह यदि कोई दूसरा बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो उसको वचन देती है बैंक को कि मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तुझे 10 लाख रुपए लौटा दूँगी, तू मुझे 10 लाख रुपए दे दे। तो बैंक ऐसे में क्या करता है, वो उस वचन के आधार पर उसको वो पैसे दे देता है और वो जो कंपनी है, वो बैंक को हर महीने या हर साल ब्याज देती है। अब यहाँ पे जो वचन है ना, ये वचन होता है सिक्योरिटी। मतलब होता तो वो वचन ही है, लेकिन वो लिखित में कुछ ना कुछ पेपर्स होते हैं जिनको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, वो बैंक को देता है। जबकि किसान को वचन के आधार पर पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, पब्लिक कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ या जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट ज़्यादा रहता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले। क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े-बड़े बिज़नेस कर रही हैं, वो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसे माँगती हैं, ना कि वो घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे माँगती हैं। तो देखो, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, इनमें भी 2 तरह के
सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। एक तो होता है कि वचन, केवल वचन दे दिया, एक होता है सिक्योरिटी, कुछ न कुछ मजबूत सिक्योरिटी दी। मान लो किसी कंपनी ने अपनी कोई ज़मीन है, उसके कागज़ात बैंक के पास रख दिए, ठीक है? और उससे लोन ले लिया या उससे पैसे ले लिए बदले में। या दूसरा तरीका हो गया कि वो वचन दे देता है केवल बैंक को कि मैं तुझे पैसे लौटा दूँगा, और बैंक भी विश्वास करके उसको पैसे दे देता है। तो ये जो वचन होता है ना, वो हो जाता है अनसिक्योर लोन। और ये जो कुछ ना कुछ दे के लोन लिया जाता है, वो हो जाता है सिक्योर लोन। तो ये जो सिक्योर सिक्योरिटी हो जाती है, एक अनसिक्योर सिक्योरिटी हो जाती है। जैसे भारत सरकार है हमारी, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंकों के पास जाके उनसे पैसे माँगती है। तो भारत सरकार वचन देती है, वो कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं देती, वो केवल वचन देती है कि मैं तुझे पैसे लौटा दूँगी। अब भारत सरकार पे कोई बैंक विश्वास नहीं करेगा तो और किस पे करेगा? तो बैंक वाले पैसे दे देते हैं केवल उसकी सिक्योरिटी, मतलब उसके वचन के आधार पर। तो जो वचन होता है उन्हीं को हम बॉन्ड्स या सिक्योरिटी ये सब चीज़ें बोलते हैं। और जो भारत सरकार जब पैसे ले लेती है, तो वो हर साल या हर महीने बैंकों को ब्याज देती है। जो रकम उन्होंने ली है, तो उसके ऊपर एक फ़िक्स इंटरेस्ट वो देती रहती है, 6% 7%, जो भी पहले से फ़िक्स होता है, वो ब्याज वो हर साल देती रहती है। अब मैंने देखो आपको 2 तरह की सिक्योरिटी बताई थी। एक तो थी मनी मार्केट सिक्योरिटी और एक थी कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। अब मनी मार्केट जो सिक्योरिटी है होती है, उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसका, वो होता है 1 साल का। कि यदि किसी कंपनी को, किसी सरकार को यदि 1 साल के लिए पैसे चाहिए, तो वो मनी मार्केट सिक्योरिटी इश्यू कर सकता है मार्केट में, और बदले में पैसे ले सकता है। और जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी होती है, वो तब इश्यू करता है कोई भी कंपनी या भारत सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी या जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है, वो तब इश्यू करता है जब उसको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब देखो मनी मार्केट सिक्योरिटी होती है, उसमें कौन-कौन सी सिक्योरिटी आती है? तो देखो ट्रेज़री बिल होते हैं, तो जिनको इश्यू कौन करता है? हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो उनको इश्यू करती है और बदले में वो पैसे लेती है। तो ट्रेज़री बिल होते हैं, वो एक तरह से ट्रेज़री बिल बॉन्ड्स हो गए। तो उनके बदले में लोग उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको खरीदते हैं और बदले में भारत सरकार उनको इंटरेस्ट देती रहती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट सीडीएस, तो ये एक बॉन्ड्स होता है या एक पेपर होता है, सिक्योरिटी पेपर होता है। इसे कौन इश्यू करता है? जो कमर्शियल बैंक होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो सीडीएस इश्यू करते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। तो इनके ऊपर केवल एक ट्रस्ट किया जाता है। ये जो पेपर होते हैं ना, ये उसकी कंपनी की जागीर होते हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट होता है, सभी को होता है इनके ऊपर ट्रस्ट। आप जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी के आप शेयर खरीद के रखते हो, तो उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है तभी तो आप खरीद के रखते हो ना, तो यही सब चीज़ें चलती हैं इसमें भी। अब आ गया कमर्शियल पेपर, तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। तो इस तरह की जो कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं ना, ये कमर्शियल पेपर इश्यू करती हैं जब इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका भी एक फिक्स इंटरेस्ट होता है जो ये देती रहती है। उसके बाद आता है कॉल मनी या नोटिस मनी। तो जैसे एक बैंक है और उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी दूसरे बैंक के पास जाता है और उसको 1 दिन के लिए पैसे माँगता है। तो जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो कॉल मनी इश्यू करता है, नोटिस मनी इश्यू करता है और 1 दिन के लिए पैसे उनसे बैंक से ले लेता है। और जब वो उनको लौटा देता है, तो वो कॉल मनी वापस ले लेता है और बैंक को ब्याज दे देता है। तो ये कॉल मनी होती है जो बैंक टू बैंक के लिए काम करती है। फिर आता है रेपो। तो देखो जब बैंक होते हैं ना, वो आरबीआई को पैसे देते हैं, तो वो रेपो इश्यू करते हैं। और जब बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, तो आरबीआई रेपो रिवर्स इश्यू करती है। तो ये भी चीज़ें चलती हैं, ये भी सिक्योरिटी चीज़ें चलती हैं। फिर आता है ट्राई पार्टी रेपो, जिनको हम बोलते हैं ट्रैप्स। तो इंस्टीट्यूशन है, वो आपस में पैसा लेना चाहते हैं कि मतलब एक अलग कंपनी है, एक अलग कंपनी है, वो चाहती है कि ये कंपनी इस कंपनी से पैसा ले। तो उनके बीच में जब ट्रांज़ैक्शन होता है, तो उनके बीच में एक मीडिएटर होता है, एक गारंटर होता है। तो जब गारंटर उनके बीच में ट्रांज़ैक्शन करवाता है, तो इस तरह के जो सिक्योरिटी पेपर होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैप्स। फिर आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो देखो एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसे उधार लेती है, तो वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इश्यू करती है और बदले में पैसे लेती है और उनको ब्याज देती है। तो इस तरह से ये जो सिक्योरिटी है, वो 1 साल से कम समय की लिमिट की होती हैं। यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन को 1 साल से कम समय के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये 8 तरह के पेपर इश्यू करती है। और भी बहुत सारी सिक्योरिटी है, लेकिन मोस्टली इन्हीं को ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
फिर आ जाते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। तो देखो जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी होती है वो तब इश्यू करी जाती है, कोई इंस्टीट्यूशन तब इश्यू करता है जब उनको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए होता है। तो देखो जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी होती है वो भी 2 तरीके की होती है। पहली तो होती है इक्विटी सिक्योरिटी और दूसरी होती है डेब्ट सिक्योरिटी। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डेब्ट सिक्योरिटी के बारे में। क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटी की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम इक्विटी फंड यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम डेब्ट फंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो डेब्ट सिक्योरिटी है इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है जब किसी इंस्टीट्यूशन को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो डेब्ट सिक्योरिटी इश्यू करती है। तो देखो जो डेब्ट सिक्योरिटी है उसमें जो सबसे पहली सिक्योरिटी है वो है जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसको कौन इश्यू करता है? वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इश्यू करती है। तो इसके ऊपर सबको ट्रस्ट होता है तो उनको पैसे चाहिए होते हैं 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, तो वो जीसैक इश्यू करती है। और यदि 1 साल से कम समय के लिए पैसे चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल इश्यू करती है। फिर आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। अब ये कौन इश्यू करता है? ये करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे 28-29 राज्य हैं हमारे देश में, वो अलग-अलग अपने इश्यू करते हैं जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये पेपर इश्यू करती हैं। फिर आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इश्यू करेंगे? कॉर्पोरेट मतलब जो पब्लिक कंपनियाँ और प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। मतलब एक तरह से वचन होता है, वो इश्यू करते हैं और बदले में वो पैसे लेते हैं। तो जो भी लोग उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं वो बदले में उन कंपनियों को पैसे देते हैं और वो जो कंपनी है वो हर साल उनको कुछ न कुछ ब्याज देती रहती है। फिर आ जाती है चौथी सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो देखो जो कंपनी होती है उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो उनके लिए इश्यू करती है, जब उनसे वो पैसे लेती है तो उनको वो ये पेपर देती हैं और बदले में उनसे पैसे लेती हैं। तो ये उनके लिए होता है। तो देखो पांचवी जो सिक्योरिटी है वो है म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो देखो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बॉन्ड इशू करते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे चारों तरफ जो ठेकेदार काम करवाते हैं तो वो इसी के थ्रू करवाते हैं। फिर आ जाते हैं परपेचुअल बॉन्ड। तो देखो जो बैंक हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो इश्यू करते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। अब इनकी खास बात क्या है कि इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। ये कभी भी बंद किए जा सकते हैं, कभी भी चालू किए जा सकते हैं। इनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं। देखो फिर होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब ये कंपनियां भी इश्यू करती हैं, गवर्नमेंट भी इश्यू करती हैं। अब इनमें खास बात क्या है कि इनमें कोई ब्याज नहीं मिलता। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड से ये मतलब हो गया कि किसी बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपये है तो वो बॉन्ड वो उसको 800 रुपये में दे देगी। तो अब 800 रुपये में उसने मतलब सस्ता 200 रुपये कम में दे दिया तो वो अब उसको ब्याज नहीं देगी। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। फिर जो सिक्योरिटी आती है वो आती है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट या कंपनी इस तरह के बॉन्ड्स इश्यू करती हैं तो उनकी कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होती है। वो टाइम टाइम पर बदलती रहती है। जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन होती है उस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलती रहती है। जबकि बाकी जो बॉन्ड है उसमें जो फिक्स इंटरेस्ट रेट पहले डिसाइड हो जाती है वो की वो ही रहती है। फिर आते हैं कैपिटल गेन बॉन्ड्स। तो ये भी एक अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं, जो टैक्स बचाने के लिए होते हैं। फिर आ जाते हैं सवर्नियन गोल्ड बॉन्ड। अब इसको गवर्नमेंट इश्यू करती है और गोल्ड की प्राइस के बदले में इश्यू करती है। तो उसके पास गोल्ड पड़ा होता है, उसके बदले में वो ये बॉन्ड इश्यू करती है और बदले में लोगों से पैसे लेती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो 1 साल से ज़्यादा समय की मतलब कैपिटल मार्केट जो सिक्योरिटी होती है वो 10 तरह की हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो हमने अभी तक मनी मार्केट सिक्योरिटी भी पढ़ ली है और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी भी पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि जो डेब्ट फंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो जो